एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कैसी अलोमो के बार के अंदर नजर आई, जिसमें वहां पर कैसी ने किटी और जूलिया के साथ हॉट फोटोशूट शुरू कर दिया था, जिसमें मैडी उन तीनों के गजब के हॉट फोटोज निकाल रही थी। लेकिन फिर किसी कारण के चलते कैसी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और कैसी ने आगे बढ़कर उसके ओनली फैंस के अकाउंट को वहीं पर डिलीट कर दिया था, जिसके चलते अब उसका सामना मैडी से भी होने वाला था। और उसने ऐसा क्यों किया, उसका कारण हमें आगे समझेगा। दूसरी तरफ रू और जूल्स बात कर रहे थे, तब जूल्स वहां पर भड़क गई और उसने रू को जोरदार चाटा मारा, जिसके चलते रू नीचे गिर पड़ी और उसके ऊपर पेंटिंग भी गिर पड़ी थी। तब वहां से रू काफी नाराज होकर निकल गई और उसका दिल इस चीज से टूट चुका था। इसी वजह से रू तेजी से गाड़ी भगाकर आगे बढ़ रही थी और उसका ध्यान म्यूजिक बदलने के ऊपर था। और वहीं पर उसके सामने एक ट्रक आ गया और उससे रू की गाड़ी टकरा गई, जिसमें ये कहानी कुछ घंटों पहले शुरू हुई थी और हमें अलोमो अपने बारे में बता रहा था, जिसमें वो बचपन में अपनी माँ डैनी डेनियल्स के साथ रहता था, जो कि अच्छे कपड़ों में तैयार हो रही थी। और उसने अलोमो को उसके नए बाप रिक से काफी अच्छे से बात करने के लिए कहा, तब अलोमो मान गया। कुछ देर बाद रिक आकर डैनी से मिला, फिर वहां से रिक आकर अलोमो से भी मिला। तब अलोमो काफी खुश हुआ और वहां पर उसने देखा कि रिक का आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन वो उसके लिए चॉकलेट लाया था और वो एक काफी अच्छा आदमी था, जिसमें वो उससे काफी अच्छे से बात भी करता था। जिसमें अलोमो ने नोटिस किया कि रिक उसकी माँ डैनी से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था और वो तीनों साथ में धीरे धीरे चर्च भी जाते थे और उनका परिवार पूरा हो चुका था, ऐसा अलोमो को लगा। फिर एक दिन रिक अलोमो के साथ खाना ले रहा था, तब वहां पर एक आदमी ने रिक से उसे मिलने वाले पैसों के बारे में पूछा। तब रिक कहता है कि सेटलमेंट कंपनी बहुत ही जल्दी करने वाली है, जिसमें रिक का चेहरा एक केमिकल फैक्ट्री में वहां के लोगों की गलती के चलते जल गया था। तब उस केस से बचने के लिए कंपनी वाले रिक को सेटलमेंट में काफी सारे पैसे देने वाले थे, जिसमें रिक की इज्जत उसके इलाके में काफी ज्यादा थी। फिर रिक को पैसे मिल चुके थे, जो कि काफी बड़ी अमाउंट थी, और तब उसके चलते डैनी काफी ज्यादा खुश हुई थी और रिक ने डैनी को एक बहुत ही ज्यादा महंगा हार दिया था। और फिर उन्होंने मिलने वाले पैसों से काफी बड़ा घर और काफी सारा सामान खरीदा, जो कि महंगा था, और अब वो लोग अमीर लोगों की तरह जीने लगे थे और तीनों की जिंदगी अब सुधर चुकी थी। तब डैनी ने रिक को एक दिन बताया कि वो बाहर घूमने जाना चाहती है, तब रिक मान गया। फिर कुछ दिनों के बाद अलोमो ने डैनी की फोन पर बातें सुनी, जिसमें डैनी फोन पर किसी को बता रही थी कि उसने अपने महंगे हार को कहां पर रखा है। तब अलोमो को ये चीज काफी नॉर्मल लगी। फिर वो सभी लोग साथ में घूमने के लिए वेकेशन पर गए थे, जिसमें अलोमो के लिए काफी बेस्ट वेकेशन था। फिर रिक ने अलोमो को बताया कि वो उसकी माँ डैनी को प्रपोज करने वाला है। तब अलोमो खुश हुआ, क्योंकि रिक अब उसका ऑफिशियली बाप बनने वाला था और उसका असली बाप काफी बुरा था। फिर वहां से तीनों घर पर आए, तब उन्होंने देखा कि उनके घर का पूरा सामान गायब हो चुका था। तब ये देखकर वहां पर तीनों दुखी हुए, क्योंकि उनका पूरा सामान चोरी हुआ था। तब वहां डैनी ने देखा कि उसका हार भी वहां पर चोरी हो चुका था। तब डैनी काफी ज्यादा भड़क गई और वो अलोमो के साथ घर को छोड़कर निकल रही थी। तब रिक हद से ज्यादा दुखी था, लेकिन डैनी ने फिर भी उसे छोड़ दिया था और डैनी वहां से अलोमो को लेकर अपने पुराने आशिक डेंजल के घर पर आ चुकी थी। तब डेंजल काफी खुश हुआ और वहां पर डैनी और डेंजल घर पर करीब आ रहे थे। तब अलोमो ने देखा कि रिक के घर से जो भी सामान चोरी हुआ था वो सब डेंजल के घर पर ही था, और वो चोरी असल में डैनी ने ही डेंजल के साथ मिलकर करवाई थी। और डैनी कहती है कि अब मुझे वो गंदे मुंह वाले आदमी को कभी भी चूमना नहीं पड़ेगा। तब अलोमो समझ गया कि डैनी ने रिक के साथ साथ उसे भी पूरा सी बनाया था, और तब डैनी ने उसे सोने के लिए कहा। तब अलोमो अपने रूम में आ गया और उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भी किसी लड़की से सी नहीं बनेगा, और यही उसकी जिंदगी का मकसद था। प्रेजेंट में रू काफी डरी हुई थी। तब अलोमो आगे बढ़ा और उसने रू के पास आकर उसे स्टिक से काफी ज्यादा डराया, लेकिन उसे मारा नहीं था, और तब रू वहां पर बच गई थी। लेकिन अलोमो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे सर को फोड़ने में आज काफी मजा आएगा। तब वहां पर रू रोने लगी और उससे कुछ नहीं करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर रू ने बताया कि फे ने तुम्हारे वहां पर चोरी की थी और मैं तुम्हारे पैसे उसके जरिए वापस दिलवा सकती हूँ। तब ये सुनकर अलोमो वहां पर रुक गया। दूसरी तरफ फे लॉरी के घर पर माल फूक रही थी, लेकिन उसे नशा होने की जगह पर डायरिया हो चुका था। तब रू उससे फोन पर बात करने लगी और रू ने फे की मदद लॉरी के घर पर लॉकर में अलोमो के पैसों को ड्रग्स के साथ वापस लेने में मांगी और उसे बस चाबी चाहिए थी। तब वहां पर फे ने मना कर दिया और वो अपने और वेन के बारे में बताने लगी, जिसमें वो दोनों पूरा प्यार में गिर चुके थे। जिसमें वेन के लिए फे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो दोनों साथ में नीचे बेसमेंट में घुमा करते थे। जिसमें वेन ने बताया कि वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, साथ ही कई सारे बच्चे पैदा करना चाहता है, और फिर उसने फे के शरीर पर एक नासी का टैटू भी बनवाया था। तब रू को ये सभी चीजें काफी बकवास लगी और रू ने फे को याद दिलाया कि उसी के चलते फे जेल में गया था, और फिर उसने फे को
कभी भी नहीं छोड़ा था, साथ ही उसकी हमेशा मदद भी की थी। और उसने कहा कि प्लीज मेरे लिए ये चोरी में मदद करो। तब वहां पर फे मान गई और वहीं पर वेन घर पर आ गया। तब फे ने बताया कि उसके दोस्त से वो फोन पर बात कर रही थी। तब वेन ने पूछा कि ये कौन सा दोस्त है। तब फे कहती है कि वो फेस था जो कि अब जेल में है। तब वहां पर वेन भड़क गया क्योंकि फे और उन दोनों ने साथ में बच्चों को पैदा करने का ट्राई किया था, लेकिन फिर भी फे अभी भी नशा कर रही थी और उसने फे को ये सभी करने से मना कर दिया। तब फे मान गई और वहां पर वेन ने उनके सभी माल को फिर से लॉकर में पैसों के साथ रख दिया और वो चाबी के साथ बेड पर वापस आ चुका था। तब वहां पर दोनों करीब आ रहे थे और वेन ने रोज की तरह चाबी को बेड पर ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद लॉरी के घर पर सभी लोग तैयार होकर निकल रहे थे और वो लोग अलोमो के घर पर जाने वाले थे। तब वहां पर फे और वे का रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा था और फिर वहां से दोनों अलग हुए, जिसमें लॉरी उसके सभी लोगों के साथ अलोमो के घर पर आकर उससे मिली, जिसमें अलोमो को उससे मिलने में खास इंटरेस्टेड नहीं था और वो सिर्फ उससे माफी चाहता था। तब वहां पर सभी लोगों ने अपनी गन्स निकाल ली और वहां पर अलोमो ने पूछा कि तुमने मेरे वहां पर चोरी की थी और अब तुम क्या चाहती हो। तब लॉरी कहती है कि मैं तुमसे एक डील करने के लिए आई हूँ जिसमें मैं उसके बाद तुम्हारे पैसे वापस कर सकती हूँ और उसके लिए मैंने तुम्हारी कंपनी कोल्ड रश मेडिकल्स के बारे में पता लगाया और मैं जानती हूँ कि उसमें तुम एम्बुलेंस में शहर में घुमाकर अपने गलत काम करवाते हो और वो एम्बुलेंस को कहीं पर भी रोका भी नहीं चाहता और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन एम्बुलेंस को मैक्सिको में लेकर जाओ और वहां से मेरे माल को यहाँ पर लेकर आओ। तब वहां पर रू ने उसके कॉल मॉम यानी कि ऑफिसर्स को लगाकर बाहर रख दिया था। तब अलोमो कहता है कि मैक्सिको से तुम यहाँ पर फेंटानिल लाना चाहती हो जिसके चलते लोग मारे जाते हैं और तुम्हें वैसा ड्रग्स फिर भी क्यों मंगवाना है। तब लॉरी कहती है कि लोगों को उससे मरने के खतरे के बारे में पता है, उसके बावजूद वो उसे यूज करना चाहते हैं और उसकी काफी डिमांड है, तो मैं बस उसे सप्लाई करना चाहती हूँ और तुम्हें मेरा वहां से 80 किलो का माल तुम्हारे एम्बुलेंस में यहाँ पर लाकर देना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे और ड्रग्स को वापस कर दूंगी, वरना वो सभी चीजें मैं FBI को देकर तुम्हारे क्लब्स के बारे में बता सकती हूँ। तब वहां पर अलोमो लॉरी के डील के लिए मान गया। फिर उसने लॉरी को अपने पास खींचा और कहा कि अगर मेरे से धक्काबाजी की तो मारने से पहले तुझे कड़वा बना दूंगा और तब वहां पर लॉरी मान गई, जिसमें उनकी बातें दूसरी तरफ ऑफिसर्स ने भी सुन ली थी और अब दोनों गैंग्स के माल को वो साथ में पकड़ने वाले थे, इसलिए वो लोग खुश थे और उन्होंने रू को वादा किया कि वो इसके बाद उसे आजाद करवा देंगे। तब रू वहां पर खुश हो गई, जिसमें रू ने मैडी को भी अलोमो से दूर रहने के लिए समझाया था, लेकिन मैडी कहती है कि अलोमो काफी स्वीट है और मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता और अगर वो राक्षस है तो तुम उसके लिए क्यों काम करती हो। तब रू ने उसे कुछ नहीं बोला, जिसमें मैडी ने क्लब में कैसी, जूल्स और किटी तीनों के साथ में काफी ज्यादा हॉट फोटोज निकलवाना शुरू कर दिया था जो कि सुपर हॉट थे और मैडी उन्हें वहां पर बैठकर एडिट कर रही थी। तब अलोमो आकर उससे मिला और मैडी ने कहा कि तुम्हारा क्लब काफी ज्यादा फोटोजेनिक है। तब अलोमो ने बताया कि उसने पर्सनली क्लब को डिजाइन किया है और उसे भी फोटोज काफी पसंद आ रहे थे। तब मैडी कहती है कि उसे अब लड़कियों को हफ्ते में 6 दिन बाहर घुमाना होगा जिससे वो नए नए लोगों से मिलवा सके और उनका ओनली फैंस का बिजनेस बढ़ सके। तब अलोमो कहता है कि वो तो मेरे क्लब में धंधा करने का टाइम है जिसमें मैं अपनी लड़कियां देखकर अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। तो मैडी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी लड़कियां छीनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तब अलोमो कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी लेना चाहती हो और तब बिशप कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है और मुझे मैडी पर भरोसा नहीं है। तब ये सुनकर मैडी वहां पर चौंक गई। दूसरी तरफ जूल्स उसके नए पेंटिंग को बना रही थी। तब रू उसे देखकर काफी खुश थी क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सभी चीजें अच्छी होती जा रही थी, लेकिन वहां पर जूल्स उसकी जिंदगी में चल रही परेशानियों के चलते भड़की हुई थी। तब रू उसे बोलती है कि मैंने कभी भी खुद के बारे में या फिर किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं खुद के लिए बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रही हूँ और मुझे अब शादी करके बच्चों को पैदा करना है। तब जूल्स कहती है कि तुम बच्चों के लिए तैयार नहीं लगती। तब रू कहती है कि बच्चों के लिए कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता। तब जूल्स ने पूछा कि तुमने कितने टाइम से माल नहीं फूका है। तब रू कहती है कि मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं किया है। तब जूल्स कहती है कि तुम फैंटेसी की तरह जिंदगी को सोच रही हो, लेकिन ये गलत है। तब रू कहती है कि फैंटेसी तो तुम जी रही हो जिसमें एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम हो और उसने तुम्हें घर दिया है और वो कभी भी तुम्हारे साथ आकर सोता है, जिसमें मैं तो बिना प्यार के किसी के साथ रह भी नहीं सकती और मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे अपना समझे और शायद वो तुम हो। तब जूल्स कहती है कि मैं वो तुम्हारे लिए बन सकती हूँ क्या, और तब रू शर्मा कर उसके पास आकर कहती है कि हाँ, और तब जूल्स खुश हुई और वहां पर रू कहती है कि अब हम लोग करीब भी आते हैं। तब जूल्स कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ था वो सभी चीज गलती थी और हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसमें तुम कभी भी आती हो और प्यार की बातें करती हो और फिर काफी लंबे
लंबे टाइम के लिए गायब भी हो जाती हो। तब रू कहती है कि हमने अच्छा टाइम हर बार स्पेंड किया है। तब जूल्स कहती है कि नहीं, वो सिर्फ एक गलती थी और मुझे ऐसी जगह पर रहना काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है और यही मेरा काम है जिसमें एलिस की वाइफ को भी हमारे बारे में पता है। तब रू कहती है कि तुम किस दुनिया में जी रही हो जिसमें जूल्स वो आदमी कभी भी अपने परिवार के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बस वो तुम्हें यहाँ पर रखता है जिससे वो कभी भी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ मजे कर सके। तब जूल्स ने रू को एक जोरदार चाटा मारा और रू काफी दूर जाकर गिरी थी। तब जूल्स कहती है कि एलिस यहाँ पर आता होगा तो यहाँ से निकल जाओ और फिर वो वहां से चली गई। और तब रू वहां से निकल रही थी जिसमें रू का दिल इस बार जूल्स ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ डायरेक्टर ने कैसी को उसका पूरा सीन समझा दिया था और वो सिर्फ 1 से 2 सीन के लिए ही शूटिंग करने के लिए आई थी। फिर वहां पर सीन शुरू हो चुका था। तब कैसी आगे बढ़ी और वो डायलान से आकर बात करने लगी। तब डायलान उससे फ्लर्ट कर रहा था और कैसी से उसके कैरेक्टर के बॉस के बारे में डायलान को पूछना था, जो कि उसने पूछ लिया और सीन के हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे। तब डायलान ने कैसी और उसके बॉस के हनीमून से वापस आने के बारे में पूछा। तब वहां पर कैसी को नेट और उसकी शादी याद आ गई और वो वहां पर नेस की बातों से कंफ्यूज हो गई और फिर कैसी ने उसके और नेट के बारे में बताना शुरू कर दिया जिसमें सभी लोग वहां पर चौंके हुए थे। लेकिन कैसी दुखी होकर अपने दर्द को बता रही थी जिसमें उसकी एक्टिंग पैटी और डायरेक्टर दोनों को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी और इसी वजह से उन्होंने कैसी और डायलान को शूट करना जारी रखा और पैटी उसके हिसाब से सीन्स को बदलने के लिए भी तैयार थी। तब वहां पर दूसरी हीरोइन डायलान के पास आ गई और डायलान ने वहां पर सीन को जारी रखा और इस पूरे बदले हुए सीन को पैटी ने पूरा शूट कर लिया था जिसमें डायलान भी कैसी के काम से चौंका हुआ था क्योंकि वो काफी इंप्रेसिवली अपने बारे में बता रही थी। और पैटी ने लेक्सी को कहा कि कैसी को मेरे पास लेकर आओ। तब लेक्सी खुश हुई क्योंकि कैसी के ब्रेकडाउन होने से पैटी नाराज हो सकती थी, ऐसा उसे लगा। फिर कैसी के मिलने पर पैटी ने पूछा कि तुम कब से एक्टिंग कर रही हो। तब कैसी कहती है कि ये मेरा पहला रोल है लेकिन मैंने जिंदगी भर एक्टिंग ही की है। तब लेक्सी ने बताया कि कैसी ओनली फैंस की मॉडल है। तब वहां पर डायरेक्टर और पैटी को पता था कि वहां पर मॉडल्स को न्यूड फोटोज और वीडियोस देने पड़ते हैं। तब कैसी ने उन्हें समझाया कि वो एक आर्ट है जिसमें वो सिर्फ जीने के लिए ये करती है। तब लेक्सी ने ओनली फैंस के मर्दों की डिमांड सबको बताई। तब वहां पर पैटी ने कैसी को कहा कि क्या तुम धंधे वाली लड़की हो। तब कैसी कहती कि नहीं, मैं एक परफॉर्मर हूँ जिसमें मैं बस अपने बॉडी को यूज करके मर्दों की मदद करके पैसे चार्ज करती हूँ। तब पैटी काफी इंप्रेस हुई और तब कैसी ने बताया कि उसका काम बुरा है और लोगों ने उसे कभी भी समझा नहीं है। तब वहां पर पैटी को ये बेहतरीन फेमिनिज्म लगा। साथ ही वो खुश थी क्योंकि लेक्सी ने उसकी बहन को इस गंदे काम से निकलवाने के लिए एक्टिंग में डलवाया था। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए और डायरेक्टर और पैटी ने डिसाइड किया कि वो उनके शो में कैसी के इस असली कैरेक्टर को शो में वैसा ही दिखाएंगे और उसका शो में रोल काफी बड़ा कर सकते हैं। तब कैसी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुई और पैटी ने उसे ओनली फैंस को छोड़ने के लिए कहा जिससे वो आगे बढ़ सके। तब कैसी मान गई और डायरेक्टर और पैटी दोनों को वो काफी ज्यादा पसंद आई थी। तब लेक्सी इस चीज के चलते नाराज हो गई। फिर वहां से कैसी और लेक्सी निकले। तब वहां पर कैसी हद से ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अब एक स्टार बन सकती थी और उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन अब कैसी को उसके डर का सामना करना था और उसके ओनली फैंस के अकाउंट को डिलीट करना था। तब कैसी काफी डरी हुई थी और कैसी ने नेट को भी कॉल लगाकर उसकी राय मांगी लेकिन नेट का कॉल वहां पर बंद आ रहा था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर कैसी ने हिम्मत की और ओनली फैंस के अकाउंट को डिलीट कर दिया जो कि उसे काफी ज्यादा नॉर्मल लगा। दूसरी तरफ लेक्सी ने पैटी को बताया कि उसे पता था कि उन लोगों को कैसी काफी पसंद आएगी, इसलिए वो कैसी को वहां पर लाई थी। तब पैटी कहती है कि उसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें कैसी की स्टोरी को शो में दिखाना तो काफी रिस्की है लेकिन हमें उससे काफी ज्यादा फायदा होगा और कैसी की स्टोरी को अब तुम शो में लिखोगी क्योंकि तुम अपनी बहन को जानती हो। तब लेक्सी वहां पर मान गई। तब तक रू को फे ने चाबी का फोटो भेज दिया था और रू ने एक आदमी की मदद से उसकी डुप्लीकेट चाबी को बनवा लिया था और ऑफिसर ने उसे अभी भी अलोमो और लॉरी की बातों को सुनने के लिए उनके पास रखा था। फिर वहां से रू उस चोरी के पहले चर्च में आकर प्रार्थना करने के लिए बैठी थी और तब उसे मॉम का कॉल आया। तब रू ने ऑफिसर से वहां पर बात करने के लिए फोन उठा लिया लेकिन असल में उसे उसकी माँ का फोन आया था। तब रू ने कहा कि मॉम, आपकी आवाज सुनकर अच्छा फील हुआ और फिलहाल मैं चर्च में हूँ जिसमें मैं अक्सर चर्च में आती हूँ क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है और वही मेरी जिंदगी को सुधारते हैं और उसके लिए हमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन भगवान की मदद से मैंने वो भी कर ली और अब मैं इस पुरानी जिंदगी को काफी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ और मैंने जो भी गलतियां की थी उन सभी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तब उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया
दिया और रू को उन्होंने जल्द से जल्द घर वापस आने के लिए कहा। तब रू वहाँ पर मान गई, जिसमें अब रू को भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा पड़ता जा रहा था। तब तक कैसी के घर पर उसे एक पार्सल मिला। तब कैसी ने उसे खोला और उसे पता चला कि नेस ने नेट की एक उंगली को काटकर कैसी को भेजा था। तब कैसी उसे देखकर डर गई, जिसमें नेट भड़का हुआ उसकी ज़मीन में उगे हुए सफ़ेद फूलों को बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उन फूलों के चलते उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। और नेस के गुंडे ने नेट को दूर से देखा और फिर उसने पास आकर नेट को पकड़कर फिर से मारना शुरू कर दिया। तब तक अलोमो अपने क्लब में था और रू ने आकर उसे चाबी दी। तब अलोमो ने उसे चाबी वापस कर दी और कहा कि लॉरी के घर पर चोरी का प्लान तुम्हारा था, तो ये चोरी भी तुम्हें ही करनी होगी। तब रू को ये चीज ना चाहते हुए माननी पड़ी और बिशप ने रू को कहा कि तुम्हें ये कैसे भी पूरा करना होगा, वरना तुम्हारी माँ को हम लोग देख लेंगे। तब रू उसकी माँ के बारे में सुनकर चौंक गई और बिशप उसकी माँ लेस्ली के बारे में सब जानता था। तब रू की फटी पड़ी थी। फिर रू वहां से अपनी कार में निकल गई और तब उसे रेडियो पर अच्छा म्यूजिक नहीं मिल रहा था और उसका पूरा ध्यान रेडियो पर था। तब उसके सामने ट्रक आ गया और तब रू ने रास्ते से गाड़ी को हटा दिया और उसकी कार रोड से उतरकर नीचे आकर टकराकर बंद हो गई। और तब रू दुखी होकर बाहर निकली और वहां उसकी कार के पेड़ से टकराने से वहां पर एक आग लग चुकी थी और वो आग वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई। तब रू को ये भगवान का संदेशा लगा, जो कि उसकी जिंदगी को बदल कर अच्छा करेंगे, ऐसा वो फील करने लगी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कैसी और मैडी नजर आए, जिसमें वहां पर कैसी जमीन में बता रही थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर उन दोनों ने मिलकर जमीन में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन दोनों की रूह वहां पर कांप रही थी और दोनों इस चीज के चलते काफी ज्यादा दुखी हुए। जिसमें यह कहानी आज अली की बैक स्टोरी के साथ शुरू हुई, जिसमें अली जब जवान था तब वो काफी ज्यादा नशा करता था। साथ ही चार्ली नाम की एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था और चार्ली ने बताया कि मुझे ब्लैक लड़के ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तुम काफी क्लीन हो और क्या तुम्हारा परिवार है। तब अली कहता है कि हाँ, मेरा परिवार और बच्चे भी है और अच्छा है कि वो हमारे जैसे नहीं है। तब चार्ली हंसने लगी और वो अली के पास आई और वो दोनों वहां पर करीब आए। फिर वहां से अली अपने परिवार के साथ घर पर था, जिसमें अली की 2 बेटियां थी और वो उन दोनों से काफी ज्यादा प्यार करता था। जिसमें अली की बीवी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ पर थे। तब अली ने कुछ नहीं बताया और तब वो नाराज होकर कमरे के अंदर चली गई। तब अली ने अंदर जाकर उसे पीटना शुरू किया, जिसमें इन चीजों के चलते उसकी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती थी। फिर अली के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। तब वो काफी ज्यादा नशा करता था और चार्ली के साथ रहकर वो एंजॉय भी करता था, जिसमें अब अली हद से ज्यादा माल फूकने लगा था, जिसके चलते उसके दिल की धड़कनें कुछ वक्त तक रुक चुकी थी और वो ऑलमोस्ट मर चुका था। लेकिन इस बार भगवान ने उसे बचा लिया था। तब अली उसकी जिंदगी के बेकार होने से काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिसमें अली ने सुधर कर सपोर्टिंग ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू किया और उसने जिंदगी का मकसद अब नशे के चलते बदल दिया था और उसने अब नशे वाले बच्चों को बचाने का अपना मिशन भी चुन लिया था, जिसमें वो एक लड़के को कैसे भगवान उसकी जिंदगी सुधार सकते हैं ये समझा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो लड़का ओवरडोज के चलते मारा गया था और उसके चलते अली काफी दुखी था, जिसमें अली ने लोगों को सुधार कर बचाने का मिशन में काफी ज्यादा ट्राई किया था, जिसमें वो पैंडेमिक में कई सारे बच्चों से बात भी करता रहता था, लेकिन सभी के सभी बच्चे मारे जाते थे, जिसमें वो उन सभी से मिल भी नहीं पाता था। और अली ने कई सारे बच्चों को मरा हुआ देखा था और उसने एक बुक में मरने वाले सभी बच्चों के नाम और डेट लिखी थी, जिसमें हमें 40 से 50 नाम तो नजर आ रहे थे। और रू को लगता था कि अली की वो बुक ऑफ डेथ के नाम से फेमस हो सकती है और इसी वजह से अली रू को कैसे भी बचाने के लिए काफी सीरियस था। प्रेजेंट में अलोमो ने चैड के घावों को देखा। तब चैड ने बताया कि उसके पेट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। तब अलोमो कहता है कि वो उसे ठीक लग रहा है और उसने कहा कि अब तुम ठीक हो तो तुम्हें लॉरी के आदमी के साथ मैक्सिको मेरा एक काम पूरा करने के लिए जाना है और तुम्हें उसके बाद बदला लेने का भी मौका मिलेगा। तब वो वहां से निकला। अगले दिन चैड लॉरी के अड्डे पर आया। तब उसे वहां पर वैन मिला और वो लोग अभी भी चोरी के चलते भटके हुए थे, जिसमें उनकी बातें दूसरी तरफ डीए के ऑफिसर्स भी सुन रहे थे। फिर वैन ने बताया कि उसका साथी लैरी उसके साथ मैक्सिको जाएगा। तब वहां पर चैड मान गया और वो अभी भी वैन से गन के साथ जंग करना चाहता था। दूसरी तरफ रू ने लेक्सी को बताया कि वो जब से भगवान ने मानने लगी थी तब से उसकी जिंदगी और बुरी होती जा रही थी, लेकिन अब जाकर सब ठीक हो रहा है। तब लेक्सी
कैसी उसकी स्टोरी लिख रही थी और वहां पर रू ने बताया कि उसे भगवान दिखे थे। तब लेक्सी को ये काफी अजीब लगा। तब रू ने बताया कि वो काफी वक्त से नासियों के लिए काम कर रही थी, लेकिन फिर अब जाकर उसे जोशुआ का जलता हुआ पेड़ दिखा है, क्योंकि वो भगवान का संदेशा उसे लगा और उसे लग रहा है कि भगवान ने उसे कहा होगा कि तुम हिम्मत हार चुकी हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे सामने आया हूँ। तब लेक्सी कहती है कि तुम तो कोई ब्लैक काउबॉय के लिए काम कर रही थी ना। तब रू कहती है कि पहले मैं नाजियों के लिए काम करती थी और फिर काउबॉय के लिए, और अब मैं डीए के ऑफिसर्स के लिए काम करती हूँ। तब लेक्सी कहती है कि तुम अब फिर से माल फूक रही हो और शायद इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। तब रू कहती है कि मैं और मेरी माँ अभी भी बात करते हैं, और रू वहां से बाहर निकली। तब उसे ऊपर कैसी के रूम में कोई दिख रहा था, जो कि रू को अजीब लगा और वो कैसी के रूम के बाहर आकर उसे बुलाने लगी। तब किसी ने अंदर से दरवाजे पर गन तान दी थी, लेकिन कैसी के जवाब न देने पर रू वहां से निकल गई थी। और ये कहानी कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी, जिसमें कैसी को नेस का कॉल आया और उसने बताया कि कैसी, अच्छा हुआ तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया और नेट अब घर आना चाहता है। तब कैसी कहती है कि तुम उसे कुछ भी मत करना। तब नेस कहता है कि मुझे मेरे पैसों से मतलब है। तब कैसी पैसों को देने के लिए मान गई थी। फिर कैसी ने ओनली फैंस डिलीट कर दिया था। तब वो उसे बार बार रिकवर करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो अकाउंट वापस कैसे भी रिकवर नहीं हो रहा था और ना ही उसके फॉलोवर्स वापस आने वाले थे। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स ने पैटी को कहा कि तुम पॉर्न स्टार को पॉर्न स्टार के रोल के लिए नहीं ले सकती, ये तो ऐसा होगा कि तुम किसी सीरियल किलर के रोल के लिए किसी सीरियल किलर को हायर कर रही हो। तब पैटी हंसने लगी और उसने प्रोड्यूसर की बात मान ली। फिर पैटी ने लेक्सी को बुलाकर कहा कि प्रोड्यूसर को तुम्हारी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई है, लेकिन वो पॉर्न स्टार को शो में दिखाना नहीं चाहते, तो तुम अपनी बहन को ये बता देना। तब लेक्सी खुश होकर इस चीज के लिए मान गई। दूसरी तरफ मैडी को उसके बॉस ने बुलाया था और उसने कहा कि तुम अपने पॉर्न स्टार को मेरे नाम पर पैटी के पास ऑडिशन के लिए भेज चुकी थी। तब मैडी कहती है कि नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था और ये गलती से हुआ था। तब उसके बॉस ने कहा कि मुझे अब तुम्हारे बारे में सब पता है और अब से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगी। तब वहां से मैडी दुखी होकर निकली और वो भड़की हुई कैसी के पास आई, क्योंकि उसे कैसी के ओनली फैंस डिलीट करने के बारे में पता था। तब वहां पर कैसी रो रही थी। तब मैडी ने कैसी को पकड़कर पीटा और वो कहती है कि जब कोई तुम पर भरोसा करे तो उसकी हर एक बात माना करो, और अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, और अब से तुम्हें तुम्हारी बॉस हूँ। तब कैसी वहां पर मान गई। रात होने पर मैडी ने एक रिपोर्टर को कॉल करके बताया कि उसकी ओनली फैंस मॉडल जस्ट कैसी डायलन के साथ डेट पर गई है और उसे उसका पूरा वीडियो चाहिए, जिसमें मैडी ने डायलन और कैसी दोनों को डेट के लिए अरेंज करवा कर भेजा था, क्योंकि शूट के दरमियान डायलन को कैसी काफी हॉट लगी थी। फिर कैसी ने उसके बड़े बड़े आंखों से डायलन को इम्प्रेस कर दिया था और वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब रिपोर्टर ने दोनों से कई सारे सवाल और जवाब पूछे, जिसमें कैसी ने उसके आईडी के साथ साथ उन दोनों के रिलेशनशिप में होने के कई सारे संकेत दिए। फिर वो दोनों वहां से कैसी के घर पर आए। तब वहां पर कैसी डायलन को उत्तेजित करने लगी और वो दोनों ड्रिंक ले रहे थे। तब डायलन ने कैसी के रोल के कट होने से उसके लिए माफी मांगी। तब कैसी कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि मेरे काफी बड़े हैं, इसलिए लोग मुझे हमेशा अजीब समझते हैं। तब डायलन कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जिसमें लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे एले नाइट्स के कैरेक्टर मार्क से जानते हैं। तब कैसी कहती है कि मैं तो डायलन की दीवानी हूँ। तब डायलन वहां पर खुश हुआ और वहां कैसी को डायलन के साथ उसके खास मोमेंट्स के पिक चाहिए थे। तब डायलन ने कैसी के सामने लॉक खोला और कैसी ने उसका पासवर्ड याद कर लिया। फिर वहां पर दोनों ने कई सारे कपल फोटोज निकाले। फिर वो दोनों अंदर आकर काफी जोरों से करीब आ रहे थे और वहां से डायलन वॉशरूम में चला गया। तब कैसी ने उसका फोन लिया और उसे खोलकर उसका इंस्टा पर दोनों का हॉट फोटो डाला, साथ ही कैप्शन डाला कि इस हॉट लड़की कैसी के साथ आज मजे करने में काफी मजा आया। तब तक डायलन बर्फ वाला पानी पी रहा था, जिसके अंदर गलती से नेट की उंगली भी आ गई थी, लेकिन उसे इस चीज का अंदाजा नहीं था। फिर डायलन वहां से कैसी के पास आया और सो गया। तब कैसी ने उसका फोन छुपा दिया था। सुबह होने पर वहां पर मैडी आ चुकी थी। तब दोनों ने आकर डायलन को देखा। फिर कैसी ने मैडी को बताया कि उसने ये कैसे किया। तब मैडी कहती है कि तुम 7 घंटों से ट्रेंड कर रही हो और अब तुम्हारे 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं। तब कैसी ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि वो गेम में वापिस आ चुकी थी। तब मैडी ने वहां पर नेट की उंगली को देखा और उसके बारे में पूछा। तब कैसी ने मैडी को नेट के बारे में सभी चीजें बता दी। दूसरी तरफ नेस को नेट समझा रहा था कि कैसी काफी सारे पैसे कमा रही है और वो उसके पैसे भी चुका देगी। तब नेस को नेट की हाइट जाननी थी। तब नेट कहता है कि मैं 6'5" का हूँ। तब नेस कहता है कि सबसे बड़े कैफिन 6'3" और 6'4" के आते हैं, लेकिन तुम 6'5" के हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए एक स्पेशल कॉफिन बनाना होगा। तब नेट वहां उसे न मारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन नेस को अब उन दोनों पति पत्नी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर उसने अपने गुंडे को नेट को पीटने के लिए कहा और तब वो नेट को लेकर अंदर चला गया। दूसरी
तरफ रू आकर अली से मिली। तब वहां पर रू ने भगवान को देखने वाली बात उसे बताई, लेकिन वो अली को सही नहीं लगी, जिसमें रू ने अली को सभी चीजें समझाई कि कैसे वो अलोमो और लॉरी के बीच में फंसी हुई है और अब उसे फेंटानिल मिलने पर डीईए दोनों गैंग्स को पकड़ने वाली थी और अलोमो से बचने के लिए उसे लॉरी के पास जाकर चोरी भी करनी थी, वरना उसकी माँ की जान खतरे में थी और वो उसके बाद जिया और उसे भी मार सकते थे। तब उसने अली की मदद मांगी और वो उसके बाद कोई भी बड़ी गड़बड़ से हमेशा के लिए दूर रहना चाहती थी। तब अली ने उसे डिनर करने के लिए कहा और वहां पर रू ने बताया कि भगवान उसे दिखे थे। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे दर्द को अंदर से समझा है और अब मैं तुम्हें यहाँ से इजिप्ट से बचाकर स्वर्गलोक में पहुंचा दूंगा। तब अली कहती है कि भगवान स्वर्ग में किसी को भी जिंदा नहीं पहुंचाते। तब रू कहती है कि मैंने टेक्सास में एक ऐसी जगह देखी थी और मैं वहां पर भाग जाने वाली हूँ और वही मेरा स्वर्ग होगा। तब वहां पर अली को रू के प्लान में काफी ज्यादा खतरा लगा। दूसरी तरफ अलोमो के बारे में किटी ने बताया कि वो उसे मैक्सिको में एक ट्रिप के लिए भेज रहा है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खाना खा रही है, जिसके चलते उसका फिगर और ज्यादा सेक्सी हो जाए। तब वहां पर बाकी लड़कियों ने पूछा कि तुम्हें इस ट्रिप से कितने पैसे मिलने वाले हैं। तब किटी कहती है कि मैं अलोमो से पैसों की बात कभी भी नहीं करती। तब उस लड़की ने कहा कि तुम्हें हिसाब में ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हमारी कमाई होती है। और जूलिया ने किटी को वापस जिंदा आने के लिए कहा क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। तब तक अली और रू ने खाना खा लिया था। तब अली के हिसाब से रू को डीईए की मदद ले लेनी चाहिए थी। तब रू को लगा कि उसमें ज्यादा खतरा है और अली रू की मदद के लिए मान गया। तब रू उसे सुबह लेने आने वाली थी और अली ने रू को पूरी तरह से अब इसके बाद सुधर जाने के लिए कहा। तब रू वहां पर मान गई, जिसमें अली को यही जिंदगी लगी, जिसमें रू अब जिंदगी में आगे बढ़कर सुधर कर ये मोमेंट्स पीछे देखेगी तब उसे काफी अच्छा फील होगा, ऐसा वो चाहता था। तब रू ये सुनकर खुश हुई। दूसरी तरफ चैड और लैरी आगे बढ़ रहे थे। तब तक डीईए ने काफी बड़ी गैंग को जमा कर लिया था, जिसमें वो लोग एम्बुलेंस के साथ दोनों गैंग्स को साथ में पकड़ने वाले थे। तब तक हमें एम्बुलेंस में किटी के साथ और एक लड़की दिखी और वो लोग साथ में ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। सुबह होने पर अली ने देखा कि रू ने उसे नहीं लेकर जाने का डिसाइड किया था और उसने अकेले जाने के लिए माफी भी मांगी थी। फिर रू अलोमो के खास आदमी बिली के साथ आगे बढ़ी और रू ने वहां पर खुद के सर को कार में पटका और वो कहती है कि मुझे वापस जाने के लिए एक बहाना चाहिए था। तब तक बिली स्नाइपर को लेकर बाहर उसका वेट करने के लिए तैयार था, जिसमें रू आगे बढ़ी और वो लॉरी के घर में आई और फिर रू ने कहा कि अलोमो ने मुझे मारने की कोशिश की थी और वो तुम्हें मारने भी अब आ सकता है। तब तक कैसी ने उसके बिजनेस को फिर से शुरू कर दिया था और तब उसके दरवाजे पर बाहर से नॉक हुआ, जिसमें कैसी ने डोर खोला। तब गुंडे ने वहीं पर उसे पकड़कर पटक दिया। कुछ देर बाद नैस ने कैसी को बांध कर रखा था। फिर नैस ने कैसी को बताया कि उसने नेट को गायब कर दिया है, जिसमें वो 72 घंटे में मारा जाएगा और उसके लिए नेट के उसे पूरे पैसे वापस करने थे। तब कैसी ये सुनकर चौंक गई, जिसमें नेट को नैस ने कब्र के अंदर बांध कर दिया था और नेट को उसी की जमीन के नीचे गाड़ दिया था, जिसमें नेट का भाई उसे ऊपर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नेट और कैसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए उसका भाई वहां से कार लेकर निकल गया। तब एक सांप नेट की कब्र की तरफ आगे बढ़ा। दूसरी तरफ कैसी के घर के बाहर गुंडे ने देखा कि रूफ वहां पर देख रही थी। तब रूफ वहां से डोर पर आकर कैसी को बुलाने लगी। तब वो गुंडा उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन रूफ उसके पहले वहां से निकल गई। तब तक लेक्सी घर से परेशान थी और तब उसे मैडी का कॉल आया और उसने कैसी के बारे में पूछा। तब लेक्सी भड़क कर कहती है कि तुम लोगों ने डायलन के साथ जो भी किया वो काफी घटिया चीज है और तुम सभी लोगों को क्या हो गया है ये समझ में नहीं आ रहा, जिसमें तुम मेरी बहन को पॉर्न स्टार बना रही हो और रूह ब्लैक काउबॉयज नासी और डीईए के ऑफिसर्स की बात करती रहती है, जिसमें ये चीजें काफी घटिया है। तब मैडी ने लेक्सी को कैसी के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रही थी। तब लेक्सी कहती है कि वो शायद अभी पॉर्न बना रही होगी और उसने कॉल को कट कर दिया। तब तक नेट के कब्र के ऊपर सांप आ चुका था और फिर वहां के हॉल से सांप नीचे घुस गया और वो डायरेक्ट नेट के कब्र के अंदर आ गया था, जिसमें नेट काफी डरा हुआ था और वो सांप उसके शरीर पर घूमने लगा। फिर वहां पर उसने नेट को काटना शुरू किया। दूसरी तरफ लॉरी के घर के बाहर पार्टी चल रही थी। तब वहां पर रू ने बताया कि उसका फोन अलोमो के पास रह गया है, जिसमें रू को बार बार जूल्स का कॉल आ रहा था, लेकिन लैरी उसे कट कर रहा था। तब तक कैसी ने मैडी को कॉल करके नैस की प्रॉब्लम के बारे में सभी चीजें बता दी, जिसमें नैस को $1 मिलियन चाहिए थे, वरना वो कैसी के मुंह की स्किन को काटने वाला था। तब वहां पर मैडी अलोमो के विला में आकर जूल्स से मिली। दूसरी तरफ रू ने बताया कि अलोमो को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और तब वहां
वहां पर वेन को अभी भी रू पर भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि रू अभी भी अलोमो के लिए काम कर रही है। तब रू ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बचाया था इसलिए मैं वापस आई हूँ। तब वेन कहता है कि तुम पर हम लोग अभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अलोमो के लिए तुमने पहले भी हमें एक बार छोड़ दिया था और अगर तुमने फिर से दगाबाजी की तो मारने से पहले तुम्हें कड़वा बना देंगे। तब लॉरी को वहां पर पता था कि उनका फैंटानिल सुबह तक आ जाएगा। तब रू ने कहा कि कल अलोमो भी डील को खत्म करने के लिए आएगा और तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब वेन कहता है कि तुम कल वो आएगा तब तुम उसे अपने हाथों से मारोगी। तब रू ये सुनकर चौंक गई और वेन वहां से निकल कर रू से हाथ मिलाने के लिए गया। तब रू ने हाथ दिया और वहां पर वेन ने उसे चाकू से घायल कर दिया। तब तक मैडी आकर अलोमो से मिली और उसने बताया कि कैसी को एक गुंडे ने पकड़ लिया है और उसके लिए उसे $1 मिलियन चाहिए क्योंकि कैसी काफी स्पेशल है। तब अलोमो ने मैडी को उसके पास बुलाया जिससे वो सभी चीजें समझ सके और मैडी ने अलोमो को सभी चीजें बताई जिसमें वो रू के बारे में बात करने लगी जो कि किसी नासी और डीईए के ऑफिसर्स के बारे में बात कर रही थी और उसका झगड़ा जूल्स की बहन लेक्सी से हुआ था। तब अलोमो को ये चीज अजीब लगी लेकिन उसे रू काफी पसंद थी। तब मैडी कहती है कि कैसी की प्रॉब्लम भी काफी सीरियस है। तब अलोमो ने उन गुंडों के बारे में पूछा। कुछ देर बाद अलोमो ने बैग भरकर पैसे लिए और अपनी एक खास गन को भी अपने साथ रख लिया और फिर वो लोग नेट के खरीदे हुए जमीन पर आए जिसमें मैडी ने कहा कि कैसी पैसों का झाड़ है और वो काफी सारे पैसे काफी कम वक्त में कमा कर दे सकती है इसलिए जरूरी है। तब अलोमो ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। तब मैडी ने आगे आकर बैग रखा और कैसी को छोड़ देने के लिए कहा। तब नैस कैसी और उसके गुंडों के साथ आगे बढ़ा और उसने बैग को अपने पास लिया और उसे चेक किया। तब वो भड़क गया क्योंकि उसके अंदर कोई पैसे नहीं थे। वहीं पर अलोमो ने नैस को गोली मारकर घायल कर दिया था और उसके गार्ड्स के पास भी गन थी लेकिन वो कंफ्यूज था क्योंकि उसका मालिक मरने वाला था। तब अलोमो ने उसे गन फेंकने के लिए कहा और उस गुंडे ने गन फेंक दी। तब अलोमो ने आकर वहीं पर नैस को देखा और फिर उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ वैन और फे साथ में लेटकर बात कर रहे थे जिसमें फे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वैन ने रू को घायल कर दिया था। तब वहां पर वैन ने बताया कि वो ब्लैक है और वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता जिसमें वैन सच में नासी था और वो लोग अभी भी नीचे बेसमेंट में सेफ के पास ही सोते थे जिसमें वो रू को मार देना चाहता था। तब तक एक गुंडे ने रू को घर के अंदर ऊपर कैद करके रखा था। दूसरी तरफ कैसी और मैडी को उस गुंडे ने नेट के अंदर होने के बारे में बता दिया था और उस गुंडे ने वहां पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब तक अलोमो कहता है कि अब से मुझे कैसी के आने वाले फायदे का 20% हमेशा चाहिए। तब मैडी वहां पर मान गई और ये उनकी दोस्ती की नई शुरुआत थी। फिर वहां से कबर को बाहर निकाला गया। तब कैसी और मैडी दोनों पास में आए और कबर को खोला गया। तब कबर के अंदर उन्हें सांप के साथ नेट की लाश दिखी और उस सांप ने नेट के शरीर पर ब्रूटली कई सारे घाव दिए थे और उसे मार दिया था। तब ये देखकर कैसी और मैडी दोनों का दिल टूट गया था क्योंकि वो उन दोनों का प्यार था। दूसरी तरफ रूम के अंदर कैद थी और तब उसे फे ने आकर आजाद कर दिया और वहां पर वो कहती है कि हमें अभी चोरी करनी होगी जिसमें वेन तुम्हें कभी भी मार सकता है। तब वहां से दोनों छुपकर नीचे बेसमेंट में आए जिसमें वेन वहां पर सोया हुआ था। तब रू ने नकली चाबी से सेफ खोलने का ट्राई किया लेकिन वो चाबी काम नहीं कर रही थी। तब फे ने आकर वेन की चाबी ली और उससे दोनों ने सेफ को खोल दिया। तब रू ने देखा कि उस सेफ के अंदर पैसे नहीं थे, बस वहां पर थोड़ा सा माल और अलोमो के कई सारे वेश्याओं के आईडी थे जिसमें से एक आईडी उसे एंजल का दिखा। तब रू उसे देखकर वहां पर चौंक गई। फिर रू ने उन सभी आईडी को वहां पर भरना शुरू किया। तब फे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए थे और तब रू कहती है कि यहाँ पर पैसे नहीं है और शायद वो मैक्सिको की डील के लिए लेकर गए होंगे। तब फे ने सामान वापस रख देने के लिए कहा क्योंकि उसे अब रू का प्लान बेकार लगा और वहां पर पैसे भी नहीं थे जिसके चलते वो दोनों भाग नहीं सकते थे। तब रू ने मना कर दिया। तब वहां पर फे ने वैन को उठाने के लिए काफी जोर से उसका नाम चिल्लाया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हमें अलोमो के बार के अंदर मैडी नजर आई और वहां पर अलोमो और मैडी बात कर रहे थे। तब अलोमो ने मैडी को पकड़कर किस करना शुरू कर दिया था। तब उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई और तब अंदर के खुफिया कमरे से अलोमो बाहर देख रहा था। तब उसे वहां पर अली नजर आया जो कि शॉटगन लेकर वहां पर उसे ढूंढ रहा था और अलोमो को वो बाहर बुलाने लगा। तब अलोमो ने अली के ऊपर गन तान दी। तब अली की गन नीचे रखी थी और अलोमो उसे मारकर खत्म करने वाला था।
जिसमें ये कहानी कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी और हमें लॉरी के घर पर चिल्लाती हुई फे नजर आई, जिसमें वेन वहां पर उठ गया था। लेकिन तब तक रू ने उठकर वेन के पैर में एक सलिया मारकर उसे घायल कर दिया था और उसने फे को भी पंच मारकर गिरा दिया और फिर रू अपना बैग लेकर वहां से भागने लगी। लेकिन तब घायल हालत में वेन गन लेकर उसके पीछे आया और वो रू पर गोलियां चला रहा था। तब रू वहां से बैग लेकर एक खुफिया रास्ते से ऊपर आ गई। तब वेन को लगा कि वो वहां पर फंस गई होगी और उसने वहां पर रू को देखा, लेकिन रू तब तक वहां से निकल चुकी थी और वो घर से बाहर निकलकर तेजी से भाग रही थी। और तब पीछे से गुंडे ने आकर घोड़े पर तेजी से रू को पकड़ लिया और रस्सी से पकड़कर वो उसे खींचकर वापस लेकर जा रहा था। लेकिन तब तक एक्स ने अपनी स्नाइपर से गुंडे के हाथ में गोली मारी और उसे वहां पर गिरा दिया था। तब रू भी वहां पर बच चुकी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल थी। तब रू वहां पर उठी और वो बैग लेकर वापस एक्स के पास आ गई और एक्स रू को बचाकर अपनी कार में वहां से निकल रहा था। तब रू बार बार बचकर काफी ज्यादा खुश थी और उसने ये कैसे किया ये वो बता रही थी। दूसरी तरफ हमें मैडी और कैसी साथ में नजर आए, जो कि नेट की लाश को देखने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में आए थे। तब मैडी ने पूछा कि अब मैं आगे क्या करूंगी। तब कैसी उसके पास आई और उसे संभाल कर वो बोलती है कि हम दोनों साथ में ये सोच लेंगे। तब तक अलोमो ने सभी लड़कियों के आईडी, उनके क्लाइंट्स की खास डायरी और बाकी चीजें चेक कर ली, जो कि रू चुरा कर वापिस लाई थी। और रू के काम से वो काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें अलोमो ने रू को वहां पर ड्रिंक दी, साथ ही ड्रग्स की गोलियां भी दी और वैसी गोली अलोमो ने भी खाई। और वो कहता है कि मैं ये अपने दर्द को कम करने के लिए करता हूँ और तुम्हें आज इसकी जरूरत है। तब रू ने सालों के बाद उस गोली को ड्रिंक के साथ पी लिया, जिसमें अभी भी अलोमो लॉरी को लूटने वाला था और रू की हालत खराब थी। तब अलोमो ने रू को उसके डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, जिसमें वो उसके पूरे इलाज का खर्चा उठाने वाला था। साथ ही उसने रू को भी काफी सारे पैसे दिए, क्योंकि उसे रू का काम काफी ज्यादा पसंद आया था। तब रू खुश हो गई। तब अलोमो ने उसे आजाद कर दिया था और उसे काफी सारी ड्रग्स की गोलियां दर्द को कम करने के लिए दी, जो कि रू ने जिंदगी में काफी वक्त के बाद लेना फिर से शुरू कर दिया था। फिर हमें मैक्सिको में माफिया का घर दिखा, जिसमें वो लोग चैट की गाड़ी में माल डाल रहे थे और फिर उस पूरी गाड़ी को वहां पर लॉक किया गया और वहां से वो लोग हॉस्पिटल में लड़कियों को लेने के लिए आए थे, जो कि उनके पेशेंट्स दिखने वाली थी। और चैट ने लॉरी के आदमी को अंदर लड़कियों को लाने के लिए कहा। तब उसने अपनी ड्रिंक को गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया और वो अंदर किटी और दूसरी वेश्या को लेने के लिए गया। लेकिन तब तक ऊपर बिशॉप आ चुका था और तब चैट ने उसे नीचे बुलाया। फिर वहां पर दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल से बाहर लाया गया, जिनके शरीर पर इम्प्लांट्स लगवाए गए थे और उन दोनों को वैन के अंदर भरा गया। तब लॉरी के साथी मिच ने देखा कि उसकी ड्रिंक वहां से गायब हो गई थी। तब चैट कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें वो नहीं पीनी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तब मिच भड़क गया, लेकिन वो फिर मान भी गया और वो दोनों वहां से निकले। तब तक रू अली के घर पर सोने के लिए आई थी और रू ने अली को वहां पर सभी चीजें बता दी थी, जिसमें वहां पर रू के घायल होने पर अली ने उसे आराम करने के लिए कहा। तब तक बॉर्डर पर चैट वैन लेकर आ रहा था। तब वहां पर ऑफिसर्स को सभी पासपोर्ट उसने दिखाए और ऑफिसर्स ने दोनों आदमियों को देखा और फिर उसने आकर पीछे लड़कियों को देखा, जिनके शरीर में किटी ने अपने पिछवाड़े को काफी बड़ा करवाया था और दूसरी लड़की ने अपने मुंह पर सर्जरी करवाई थी। तब ऑफिसर्स ने उन्हें चेक करके छोड़ दिया और चैट वहां से वैन लेकर निकल गया। रात होने पर रू बाइबल की वॉइस सुन रही थी, जिससे उसका दर्द कम हो सके और उसे वहां पर ड्रग्स की गोलियां भी दिखी, जो कि उसके काम आ सकती थी और रू ने उसे लेना कि नहीं इस बारे में सोचना शुरू किया। दूसरी तरफ लॉरी के घर पर सब कंफ्यूज थे कि रू रूम में कैद थी तो फिर वो आजाद कैसे हो गई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसे आजाद नहीं किया था और वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। तब वहां पर वेन की हालत खराब हो गई और वो वॉशरूम में आया। तब फे ने उसे बताया कि उसने वेन को पेन किलर की जगह पर डायरा की दवाई दी है, जिससे वो लोग वहां से भाग सके। तब वेन समझ गया कि वहां पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है। तब तक बाहर चैड और मिच गाड़ी लेकर आ रहे थे। तब उनके आते ही लॉरी के घर के सभी जानवर चिल्लाने लगे। तब लॉरी के साथ सभी गुंडे समझ गए कि वहां पर गड़बड़ होने वाली है और वेन वहां से भाग गया था, जिसमें वेन और फे दोनों घोड़े पे बैठकर वहां से निकले और दोनों को रास्ते में चैड और मिच की गाड़ी दिखी, जो कि लॉरी के घर के पास जा रही थी। फिर वो लोग घर के पास पहुंचे। तब लॉरी ने बाहर वैन को देखा, जिसमें वहां पर पुलिस की कई सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स आ चुके थे। तब तक वेन और फे भी घोड़े को छोड़कर भाग गए थे। फिर वहां से ऑफिसर्स ने आकर पहले वैन को पकड़ लिया और उन्होंने वैन में से दोनों लड़कियों को बाहर निकाला। फिर वहां से ऑफिसर्स घर के अंदर गए। तब सभी गुंडों ने खुद को कानून के हवाले कर दिया था और लॉरी घर के ऊपर आ गई और उसने खुद के कैद होने से अच्छा मरने का डिसाइड किया और उसने कूदकर फांसी लगाकर खुद की ही जान ले ली। फिर ऑफिसर
ऑफिसर्स ने आकर वैन को खोला, लेकिन वहां पर फैंटानल की जगह पर उन्हें सिर्फ एक मरा हुआ चूहा मिला, जिसमें असली गाड़ी कोक के साथ बिशोप लेकर आगे बढ़ रहा था। और फिर उसने आकर अलोमो को पूरा माल दिखाया। तब वहां पर अलोमो काफी ज्यादा खुश हुआ। सुबह होने पर फे और वेन ने लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया था और तब वहां पर एक गाड़ी रुकी और वेन ने गन के साथ आकर पूरी की पूरी गाड़ी को ही चुरा लिया। दूसरी तरफ रू उठी, तब उसे अली आकर मिला और रू ने बताया कि उसे अब अच्छा फील हो रहा है। वहीं पर रू ने टीवी पर देखा कि फैज जेल से भाग गया था। तब रू ये देखकर चौंक गई और उसने अली को कहा कि फैज अगर जेल से भागा तो मैंने उसे मदद करने का वादा किया था और अब मुझे मेरे शहर जाना होगा। तब अली कहता है कि ये गलत है, लेकिन रू को यही करना था। फिर रू अपनी कार तेजी से भगाकर अपने होम टाउन में आ चुकी थी। तब उसने वहां पर देखा कि फैज की दुकान की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फैज वहां पर नहीं था। तब रू को फैज के साथ उसकी दोस्ती के पुराने पल याद आने लगे। फिर रू वहां से अपने घर की तरफ जाने लगी। तब रू को उसका पास्ट याद आया, जिसमें वो रेहाब से सीजन 1 में वापस घर जा रही थी और उसने शहर में पहली बार जूल्स को देखा था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब रू वहां से अपने घर के पास पहुंची और तब उसे वहां पर ऑफिसर्स ने रोका, जो कि वहां पर फैज को ढूंढ रहे थे। तब रू को उसके घर पर जाना था, लेकिन ऑफिसर्स ने मना कर दिया। तब रू वहां से अंदर चली गई और ऑफिसर्स उसका पीछा करने गए, लेकिन रू को उस जगह पर छुपकर भागने का पहले से काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और वो खुफिया रास्तों से होकर अपने घर पर पहुंची। और तब रू को उसकी माँ दिखी और रू काफी ज्यादा खुश हुई और उसकी माँ ने उसे पास बुलाया। तब रू ने अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन असल में यह सपना देखकर रू प्रेजेंट में तड़प रही थी और सपने में रू अपनी माँ से मिल चुकी थी और यही फील करके रू प्रेजेंट में तड़प तड़प कर मरने लगी। और ये सीन देखकर हम सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि रू की मौत काफी दर्दनाक थी। सुबह होने पर अली उठा और उसने बाहर आकर देखा कि रू वहां पर नहीं उठी थी। तब अली ने उसे चेक किया और उसे देखकर ही वो समझ गया कि रू अब मर चुकी है। साथ ही उसे वहां पर सभी की सभी गोलियां भी मिल गई। तब अली ने देखा कि रू ने पूरी रात में कोई भी माल नहीं लिया था और अली ने आकर उन गोलियों में से एक को मशीन के अंदर डालकर चेक किया। तब उसे पता चला कि उस गोलियों के अंदर फैंटानिल था। तब ये देखकर अली भड़का हुआ था और फिर अली ने फोन करके रू की माँ को रू के मरने के बारे में सभी चीजें बता दी। फिर अली ने आकर उसकी डेथ बुक में रू का भी नाम लिख दिया था, जिसे वो बचा नहीं पाया था। साथ ही उसे वहां पर बॉर्डर के पास वाले घर का एड्रेस रू की बाइबल के पेपर से मिला था, जिसे वो प्रोमिस लैंड समझ रही थी। तब अली दुखी हुआ, क्योंकि रू बाकी सभी बच्चों से काफी अलग थी और उसने ड्रग्स को छोड़ दिया था, जिसमें वो सबसे ज्यादा रू से ही करीब था। 3 महीनों के बाद अली एडिक्शन फ्री सेंटर में था और तब वहां पर अली इस बार अपने मन की बात बताने लगा कि मैंने कई सारे लोगों को बचाने का ट्राई किया और उसके लिए मैंने हर एक जो बच सके वो सभी कोशिश की थी और मुझे लगा कि ये मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे सामने शैतान थे और सबसे ज्यादा लोग फैंटानिल से मारे जाते हैं, लेकिन उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखाया जाता है और फिर काफी बड़ी बड़ी कंपनी उस ड्रग्स को बनाती है और बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन उसे पैसों के लिए बेच देते हैं और उन्हें पता होता है कि ये ड्रग्स कितना खतरनाक है, फिर भी वो माफिया और पुलिस वाले सब साथ में मिलकर इसका बड़ा बिजनेस करते हैं। और मैंने भी कुछ महीनों पहले अपने काफी करीबी बच्चे को खोया था और मैंने तब सालों के बाद दारू पिया था और मैं क्रिश्चियन भी रह चुका हूँ और मैं मुस्लिम भी था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा सभी धर्मों से विश्वास उठ गया और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं अब ये सब नहीं कर सकता और मेरे पास अब 2 रास्ते हैं, जिसमें मैं दुनिया को अच्छी जगह बना सकता हूँ या फिर दुनिया को बदतर बना सकता हूँ। इसलिए मैंने दुनिया को अच्छा बनाने का डिसाइड किया है और इसी वजह से मैं आखिरी बार अब यहाँ पर आया हूँ। फिर अली आकर अपने घर पर शॉटगन को तैयार करने लगा। दूसरी तरफ हमें जूल्स नजर आई, जो कि उसके पेंट हाउस में थी और जूल्स ने वहां पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। तब वो काफी ज्यादा दुखी थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने आकर उसे चूमा और कुछ देर बाद जूल्स वहां से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। तब हमें जूल्स की पेंटिंग नजर आई, जो कि असल में रू की थी। तब तक लेक्सी कैसी से मिलने के लिए नेट के घर पर आई थी और नेट का पूरा बड़ा घर अब कैसी ने अपने पास रखा था और उसने घर को नहीं बेचने का डिसाइड किया और अब वो वहीं पर रहती थी, जिसमें वो वहां पर ओनली फैंस का काफी बड़ा बिजनेस दूसरी लड़कियों के साथ करती थी और उसे लेक्सी को भी उनके साथ वीडियो के क्रिएटर का काम करने के लिए रखना था। और तब लेक्सी ये सुनकर चौंक गई, जिसमें कैसी के पास काफी $मिलियंस वहां पर जमा हो चुके थे
और कैसी ने अलोमो के कट को एक पेपर में भर दिया और फिर उसने मैडी को वो दिया जो कि अलोमो को देने वाली थी और वो दोनों अब इसी घर में साथ में रहते थे। तब मैडी ने वहां पर लेक्सी को बाय बोला। फिर मैडी वहां से बिशप के साथ बाहर आकर निकल गई, जिसमें मैडी को बिशप का कुत्ता काफी पसंद था और बिशप और मैडी की काफी अच्छी दोस्ती पिछले कुछ महीनों में हो चुकी थी। तब तक लेक्सी और कैसी घर पर बात कर रहे थे, जिसमें लेक्सी को लग रहा था कि नेट गायब हो चुका है और कैसी ने उसे कुछ सच नहीं बताया था। तब कैसी कहती है कि शायद वो कभी भी वापस आ सकता है। तब लेक्सी उसे ढूंढना चाहती थी। तब कैसी कहती है कि मैंने उसे ढूंढने का पूरा ट्राई किया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तब लेक्सी ने कहा कि रू आखिरी बार घर पर आई थी तब उसने मेरे घर पर अपने बाइबल को छोड़ दिया था और तब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मुझे बाइबल के अंदर वायलेंस और सेक्स के बारे में कई चीजें पता चली। तब कैसी पूछती है कि क्या मार्केट में कोई नई बाइबल आई है। तब लेक्सी कहती है कि नहीं, पुरानी बाइबल में ही यही सभी चीजें थी और वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैंने अपने बारे में कई चीजें पता करी है और मुझे ये भी समझ में आ गया कि हर बार मेरी गलती नहीं थी। तब कैसी ने पूछा कि तुमने क्या किया। तब लेक्सी कहती है कि मैंने रू से अच्छे से बात नहीं की थी और फिर वो मेरे घर से चली गई थी। तब कैसी कहती है कि वो ड्रग एडिक्ट थी और उसके मरने में कोई गलती तुम्हारी नहीं थी और ऐसा हमारे डैड के साथ भी हुआ था। तब लेक्सी कहती है कि हाँ, बाइबल में ऐसी चीजें लिखी गई है कि सभी लोग हमें छोड़कर ऐसे ही कभी भी चले जा सकते हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तब कैसी ने कहा कि रू की स्माइल काफी अच्छी थी और हमें भी वैसे ही स्माइल करना चाहिए जिससे सभी लोग हमें देखकर स्माइल करें। तब ये सुनकर लेक्सी को अच्छा फील हुआ और कैसी को वहां पर काम करना था। तब लेक्सी ने उसके साथ काम करने से फिलहाल तो मना कर दिया। फिर लेक्सी वहां से निकली। तब कैसी ने वहां पर नेट के साथ उसके फोटो को देखा और उसे नेट के चलते वहां पर रोना आ गया, जिसमें फिर भी वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दूसरी तरफ हमें अलोमो का बाहर नजर आया, जिसमें वहां पर धंधा काफी जोरों शोरों से चल रहा था। तब वहां पर मैडी आई और वो अलोमो से मिली। तब अलोमो वहां से मैडी को लेकर अंदर अपने खास रूम में गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। तब बाहर बिशप खड़ा था। तब तक बार में अली मिलिट्री ऑफिसर के कपड़ों में आ गया था और फिर उसने आकर बार के डोर को लॉक कर दिया। फिर अली अंदर घुसा और वो आकर टेबल पर बैठ गया। तब तक रूम में मैडी ने अलोमो को पैसे दिए। तब अलोमो उसे लेकर खुश था। तब मैडी कहती है कि तुम चाहो तो उसे गिन सकते हो। तब अलोमो ने गिनने से मना कर दिया और वो बताने लगा कि वो सालों से किटी जैसी कई लड़कियों के साथ मिलकर क्लब को चला रहा है, लेकिन अब यहाँ की लड़कियां उससे देखकर डरने लगी है और वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो ये सब नहीं करना चाहता। तब मैडी कहती है कि अब सभी लोग काफी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, जिससे हम लोग बाद में फ्री हो जाए और तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे। तब अलोमो ने मैडी को अपने पास बिठाया और वो उसे नीचे से पकड़कर कहता है कि तुम्हारे दो टांगों के बीच में जो चीज है वो काफी जादुई जगह है और मैं अब सेटल होना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारे साथ बच्चे चाहिए। तब मैडी को ये चीजें काफी अजीब लगी, लेकिन वहां पर अलोमो ने मैडी को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। तब तक किटी बाहर आकर अली से मिली और उसने अली को पूछा कि तुम्हें आज क्या करना है। तब अली ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि मेरी बहन कितने है किटी। सॉरी, ये धुरंधर का डायलॉग था। वहाँ पर अली कहता है कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। तब किटी वहाँ से अंदर चली गई और तब चैड वहाँ पर आया और तब अली कहता है कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। तब चैड ने वहाँ पर सभी गुंडों को इशारा कर दिया और उसने पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो। तब अली ने वहाँ पर शॉटगन चैड के ऊपर तान दी और उसने पूछा कि क्या अलोमो यहाँ पर है। तब चैड कहता है कि हाँ, वो यहीं पर है। तब अली ने पूछा कि रू कैसे मरी और उसने वहाँ पर ड्रग्स की गोलियां दिखाई। तब चैड ने उन गोलियों को देखा और वो कहता है कि वो ओवरडोज से मारी गई थी और हमें और कुछ नहीं पता। तब अली ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसने वहीं पर चैड को मार दिया। तब वहां पर बाकी गुंडे आगे बढ़े। तब अली उन सभी को चुन चुन कर मार रहा था। फिर उसने अलोमो को बाहर बुलाया। तब अलोमो अंदर के कमरे से सभी चीजें देख रहा था और उसने अली के ऊपर उसके जानवर के सिंग को फेंक दिया और उसे गिरा दिया और वो कहता है कि अलोमो यहाँ पर खड़ा है कालिए। और तब अली ने उसकी गन ले ली और वहां पर अलोमो ने मैडी को पकड़ कर रखा था और कहा कि मुझे पता है कि तू इसे मारेगा नहीं। और फिर उसने मैडी को अली के ऊपर फेंक दिया और वो दरवाजे के पीछे आकर बिशप के साथ गन लेकर आगे बढ़ा। फिर वहां से अलोमो कहता है कि तेरे पास ज्यादा गोलियां होगी नहीं और मेरे यहाँ पर काफी सारे आदमी हैं जो कि अगर तू मुझे मार देगा तो भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तब अली कहता है कि मैं मरने के बारे में जानकर ही यहाँ पर आया हूँ और अब तू सामने आ जा। तब अलोमो कहता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा खून खराबा नहीं चाहता, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पुरानी स्टाइल में गन फाइट करें। तब वहां पर अली मान गया। तब अलोमो सामने आ गया और अलोमो ने अली को पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब अली कहता है कि मुझे रू ने भेजा है। तब अलोमो समझ
समझ गया कि अली रू का बदला लेने के लिए आया होगा और तब वहां पर उसने किटी को शैंपियन की बोतल टेबल के ऊपर से नीचे फेंकने के लिए कहा और उसके गिरने पर वहां पर उन दोनों को एक दूसरे पर गोली चलानी थी और उसके पहले गोली चलाना चीटिंग था, यह अलोमो ने कहा। तब अली मान गया। फिर वहां पर किटी ने बोतल को नीचे फेंका। तब बोतल आगे बढ़ रही थी और उसके गिरने से पहले ही अलोमो ने अली के ऊपर गन तान दी और वो उसे मारने वाला था, लेकिन उसकी गन खाली थी और फिर वो बोतल नीचे गिरकर टूट गई। तब अलोमो समझ गया कि बिशप ने उसे खाली गन देकर धोखा दिया था। तब अली ने अलोमो के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और वो उसे मारते हुए शॉटगन लेकर आगे बढ़ा और उसने अलोमो को अपनी गोलियों से भून दिया था। फिर अली वहां से बाहर आया। तब बिशप ने उसके सामने सारी गोलियां नीचे फेंकी और साबित किया कि वो अलोमो के साथ खुश नहीं था और फिर उसने कहा कि भगवान रू की आत्मा को शांति दे। तब अली वहां से निकल गया। तब बिशप वहां से मैडी को कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तब वहां से वो दोनों निकल रहे थे। तब किटी भी उनके साथ वहां से निकल गई। सुबह होने पर अली वहां से निकलकर मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर पर फादर खतरी के घर पर आया था और उसे वहां पर डैनी मिली। तब अली ने कहा कि मेरी बेटी यहाँ पर कुछ दिनों तक रही थी और उसे ये जगह काफी खूबसूरत लगी थी। तब डैनी समझ गई कि वो रू के पिता है और उसने पूछा कि रू अब कैसी है। तब अली कहता है कि वो अब एक काफी अच्छी जगह पर है, जिसमें रू के मरने के बारे में सुनकर वहां पर खतरी और डैनी दोनों चौंक गए और खतरी ने अली का नाम पूछा। तब अली ने अब फिर से धर्म बदल कर अपना नाम मार्टिन रख दिया था और वहां पर मार्टिन उस जगह को देख रहा था। तब उसे फादर खतरी की एक बेटी ने आकर बताया कि उसकी एक गाय ने 3 महीने पहले एक दूसरी गाय को जन्म दिया था। तब मार्टिन उसे देखकर खुश हुआ। फिर वहां से वो सभी लोग आकर डिनर टेबल पर बैठे थे। तब मार्टिन उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो चाहता था कि रू, जो कि उसकी बेटी जैसी थी, वो स्वर्ग में हो। और अली को वहां पर टेबल के ऊपर रू नजर आने लगी, जिसमें अली उसे देखकर खुश हुआ और रू वहां पर बाकी सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आई। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 3 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यूफोरिया के तीनों सीजन्स कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी दूसरी बेस्ट और बेहतरीन सीरीज को देखते रहने के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।